हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज़ 5th मार्च। चलिए आज देखते हैं क्या है क्या नहीं। एक तो ये पेज 1 पे था। ये मेंस के लिए ज़रूरी नहीं है, बट प्रीलिम्स वाले थोड़ा सा अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, या तो इसको लिख लीजिए कि अगर ऑप्शंस में ऐसा आ जाता है तो याद रखिएगा। हमने याद किया था कि जो ओटीटी का इन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं, रूलिंग्स आई हैं, उसमें तीन टीयर्स हैं। टीयर 1 में ग्रीवेंस सेल, फिर उसके बाद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी, उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल होगा, जो अगर वो फर्स्ट 2 लेवल्स पे नहीं सॉल्व हुआ तो उसमें याद रखिएगा जो सेकंड टीयर है जहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है उसमें कोई भी गवर्नमेंट का नॉमिनी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे हमें पता था भैया, ओटीटी जैसी बड़ी बड़ी फर्म्स को नहीं पता था, आपको कैसे पता होगा? तो उसमें याद रखिएगा एक प्रोविजन था कि हो सकता है उसमें हो, तो याद रखिएगा उसमें गवर्नमेंट का नॉमिनी नहीं होगा। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, मेंस में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रीलिम्स को याद होना चाहिए। कोई भी काइंड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी काइंड विद द मिनिस्ट्री किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। उन्हें और जो कंटेंट की बारी भी है उनको वो सेल्फ क्लासिफिकेशन करना है, सेंसरशिप नहीं है। इट इज़ सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो है वो सिर्फ वही चीज़ें देखेगी जो सेल्फ रेगुलेटरी लेवल्स पे आप लोग नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। ये सिर्फ प्रीलिम्स वाले थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए कि गवर्नमेंट का जो भी नॉमिनी या कुछ भी लेवल होगा वो सिर्फ टॉप लेवल पे होगा, और उसमें ये इट इज़ नॉट फॉर सेंसरशिप, इट इज़ फॉर ये जो हमने करना है सेल्फ क्लासिफिकेशन। उसके बाद पेज 1 पे ये मेंस वाले पॉइंट लिखिएगा कि अगर सपोज करिए कि हाउ कैन वी ग्रो आवर जीडीपी, जैसे हमने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सोचा है बनाने का, मोदी जी ने विजन दिया है, या स्टेट्स हमें क्या स्टेट्स में करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट में क्या दिक्कतें आती हैं। तो ये आप ना एक एग्जांपल्स दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन को पॉलिटिकल लेवल से जोड़िए, पॉलिटी से जोड़िए, बेसिक पॉलिटी से, ज्योग्राफी से जोड़िए, हिस्ट्री से जोड़िए। तो ना ऐसी चीज़ों में और करंट के एग्जांपल्स दीजिए। तो जहाँ पे भी बिजनेस के बारे में कोई बात आए, इकोनॉमी में आए, तो आप कह सकते हैं कि जैसे हरियाणा में इन्होंने कहा है कि 75% आपको जॉब्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर वालों को रिजर्व करनी पड़ेगी यहीं के हरियाणा के लोगों के लिए। तो वो चीज़ कैसे हार्म करेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने कहा है कि हमें तो देखिए काम चलाने के लिए बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो पूरी कंट्री में अवेलेबल हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, सक्सेसफुल हैं। अगर ये कहेंगे कि हमें नहीं 75% यहीं से लेना होगा, दोज वर नॉट वर्दी ऑल्सो, तो वो करना हमें मुश्किल हो जाएगा, तो हमें दूसरे एवेन्यूज़ देखने पड़ेंगे। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, दिस इज जस्ट फॉर मेन्स। आप ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, क्योंकि आप ये लिख सकते हैं कि जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल है कि हो सकता है दूसरी स्टेट्स भी इसको लेके आए, या आपस में स्टेट्स टू स्टेट्स इसमें गलत फहमियाँ बढ़े। ये एग्जाम्पल्स ज़रूर कोट करिएगा, बहुत अच्छे आपको इसमें नंबर मिलते हैं। एडिटोरियल पे आज आया हुआ था, तो उसमें क्या है कि हमने देखा होगा कि जो हम फ्री स्पीच का देख रहे हैं, मुझे लगता है इस बार ये एसए में टॉपिक आ सकता है, 124A, 153A, 66A। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया होगा, आपको याद होगा कि हमने कहा है कि गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि आप शादी कर सकते या शादी कर लीजिए, आप एक्यूज हो, है उन्होंने, तो हमने कुछ माइनस पॉइंट लिखे। इसमें क्या है, थोड़ी सी आप ये देख सकते हैं कि some rulings gave us a glimmer of hope that the judiciary might yet serve as a tribune of people's right, कि हमारे लोगों के अधिकार को भी रोकने के लिए ट्रिब्यून है वो अभी भी। जैसे अभी उन्होंने प्रिया रमानी, जैसे आपने एक नेगेटिव लिखा उनके बारे में कि कैसे उन्होंने एक रेप एक्यूज को कहा है कि आप शादी कर लेंगे क्या, तो वो पॉइंट गलत लिखा, थोड़ा सा प्रॉज में लिख दिया कि एक्विटल ऑफ जर्नलिस्ट प्रिया रमानी। नाम लिख सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। जहाँ जहाँ नाम नहीं लिखना होगा मैं अपने आप बता दूंगा आपको, ऑन द चार्जेस ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, क्योंकि दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि देखिए वुमेन की डिग्निटी ज़्यादा ज़रूरी है, एनी क्लेम ओवर रेपुटेशन। ठीक है, उसमें लिख सकते हैं कि द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट अ सर्वाइवर ऑफ सेक्शुअल हेरेसमेंट कभी भी अपनी ग्रीवेंस को कंप्लेंट कर सकता है, कभी भी पुट कर सकता है, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर पुट करता है अकॉर्डिंग टू हर चॉइस। फिर आप फ्री स्पीच के ऊपर ये लाइन बहुत अच्छी आई है कि लिख सकते हैं कि फ्री स्पीच जो है इट इज़ अ कंडीशन ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि अगर फ्री स्पीच लेजिटिमेट गवर्नमेंट है इसका मतलब फ्री स्पीच है, नहीं तो फिर हम तो तानाशाही में जी रहे हैं। वी ऑल्सो रिकग्नाइज दैट द लिमिट्स टू दिस राइट, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट करता है, इट इज़ वेरी मच अग्रीड। बट इंडिया की पार्लियामेंट जो है विद जेन्युइन सीरियसनेस इसको नहीं लेती है। वो दीज क्वेश्चंस वो अलाउ करती है कॉलोनियल एरा के, जो हमने ब्रिटिश टाइम में जो हमारे लॉज बने हुए थे, या कुछ ऐसे नए रूल्स बना देती है जो रिस्ट्रिक्शन पुट करता है, इस गोल को और पर्पस को हार्म करता है। उसमें हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि मिस रमनी, मिस रवि, मिस पुरोहित का एग्जांपल दे सकते हैं
कि उनके में अगर हम एक आधा एग्जांपल दे सकते हैं कि ना सारे नाम याद भी ना रहे, कि उनको जो अरेस्ट किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों को अपहेल्ड किया है, सपोर्ट किया है। वो चीज़ गलत है, उसमें उनको आना चाहिए आगे कि ये चीज़ गलत है। फिर उसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि नहीं देखिए, आप मिस रमनी के केस में उन्होंने ऐसे किया, मिस रवि के केस में ऐसे किया, कि मगर कहीं जगह ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजोन के, जब वो चीफ को उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया था कोर्ट ने, उसमें वो पॉइंट देख सकते हैं कि देखिए प्लस पॉइंट है। अगर आप इंटरव्यू में भी अगर आप बहस करें तो बता सकते हैं कि देखिए प्लस पॉइंट तो है। देखिए उन्होंने मिस रमनी के केस में, मिस रवि के केस में हम देखेंगे कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और उसमें उधर एमजे अकबर को उन्होंने कहा। बट मिस पुरोहित के केस में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उनको एंटिसिपेटरी बेल देने से भी मना कर दिया, जिन्होंने तांडव सीरीज बनाई थी, कि हम नहीं देंगे। तो कहते हैं ये बोथ द गेम्स, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जो प्ले कर रहा है, उससे हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का कहाँ रखें। जैसे इंडिया के ब्लास्फेमीज लॉ हैं, मतलब सेक्शन 153A है, जो डील करता है कि अगर अपने स्पीच से कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में एनिमिटी क्रिएट कर रहे हो, तो इसको भी बहुत टाइम मिसयूज़ किया गया है। तो ये एग्जाम्पल्स उसमें कोट करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने 4-5 बारी इसको डिस्कस कर लिया है, इससे मेरे ख्याल से आपका आंसर काफ़ी सफिशिएंट बन चुका होगा। इसलिए अब हम इसमें और पॉइंट्स ऐड नहीं करेंगे। इस बार मेंस के लिए आपके पास ये, अगर आपको 250 पेजेस में लिखना हो तब भी आप लिख सकते हैं, आपको ऐसे लिखना हो देन ऑल्सो यू कैन राइट वेरी ब्यूटीफुली। अब क्या होगा कि हम कोई करंट सिनेरियो से कुछ ऐसा निकलेगा तो ही लेंगे, इसके बेसिक्स और उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हो चुके हैं, उतना ही लिखिएगा जितना, जैसे जैसे मैंने बताया कि कैसे अटेम्प्ट देना है, उसमें इन पॉइंट्स को अगर आप वहीं पे ऐड कर रहे हैं तो अब हाफ अ पेज आप छोड़िएगा, क्योंकि अगर हम देंगे तो कुछ 2-3 रीसेंट एग्जांपल्स और ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो आंसर बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिए, बताइए। आई रियली लव इट। उस वक्त पेज 9 पे था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है जो स्टेम करने के लिए नेगेटिव नैरेटिव, कि वो उन्होंने कहा है कि भैया जो हमारे प्रो गवर्नमेंट हैं उनको ला के ले आइए, जो अगेंस्ट हैं वो, ये सब देखिए बिहाइंड द कर्टन हुआ था। ये कुछ लीग पता नहीं है कि ये हुआ था, क्योंकि बीजेपी वाले कहेंगे नहीं हमने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस वाले कुछ और कह रहे हैं। इसको अभी आप पुट आउट मत कीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, जब तहलका कांड भी हुआ था 2002 में, 2001 में जब भी हुआ था, उस टाइम भी यूपीएससी में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए थे, और यू आर नॉट सपोज टू गिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो ऑफ दैट काइंड। तो अभी आप इसको देखिए, जब वो इतने बड़े बड़े रिपोर्टर्स को हटा देंगे तो आप सोचिए कि भैया हम अगर देखिए हमारा मेन एम इसमें हम यूपीएससी क्लियर करना है, हम एक्टिविस्ट नहीं है, हमें अपना पेपर क्लियर करना है। तो थोड़ा सा आप भी संभल के लिखिएगा, कहीं ये ना हो कि हमारी अपनी जो ड्रीम्स हैं वो रह जाए। उसके बाद इंटरनेशनल पेज पे था हज़ाराज एथनिक ग्रुप के बारे में, कि हज़ाराज, ये बस एथनिक ग्रुप्स ना थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा हज़ाराज एथनिक ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान में है। बेसिकली क्या है, वहाँ भी ये माइनॉरिटीज़ में ही है, क्योंकि ये ना पर्शियन स्पीकिंग पीपल हैं, और बस इतना ही याद रखिए, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। ऐसे तो ये पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं जो रेफ्यूजी की तरफ भागे हुए हैं, बट हज़ाराज के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आए तो दे बिलोंग टू अफगानिस्तान। उसके बाद एक पेज 1 पे ही था कि वो जो उसकी रैंकिंग आई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो उसमें इंटरनेशनल, मतलब एक तो बहुत आता है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम, क्या है क्या नहीं। आप अगर देखना चाहें, आपने मेरे ख्याल से बहुत पुरानी चीज़ें नोट्स बना रखे होंगे, जिन्होंने नहीं बना रखे यहाँ से नोट्स बना सकता है। गवर्नमेंट की स्कीम है, 20 इंस्टीट्यूशंस अब सेट करनी है या अपग्रेड करनी है, 10 फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, 10 फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। और ऑब्जेक्टिव्स आप इनको लिख सकते हैं कि ग्लोबल रेटिंग, क्वालिटी टीचिंग, हाई स्पेशलाइजेशन है। बेनिफिट्स बेसिकली प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। एक तो बेसिकली क्या है, इसमें ऑटोनॉमी दी जाएगी कि अपनी वो फीस डिसाइड कर सकते हैं, कोर्स की ड्यूरेशन, गवर्नमेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं, ऑटोनॉमी ज़्यादा दी जाएगी। ग्रांट दिया जाएगा 1000 करोड़ का, बस सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट उनको दिया जाएगा जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, याद रखिएगा, उनको फंडिंग नहीं मिलेगी। बट अभी आजकल ये थोड़ा प्रोविजन कर रहे हैं कि कुछ फंडिंग दे सकते हैं, तो इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो आपको नो ही करना है। उसके बाद एक ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो उन्होंने पेपर में आई हुई है, न्यूज़पेपर में, उसका देख लेते हैं। ये बेसिकली यूके की पहले एक इंस्टीट्यूट है और कंपनी थी, अब ये, अब इनके तो ऑफिस कई जगह, बेसिकली यूके बेस्ड है, और ये कंपेरेटिव डाटा करती है यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंसेस का। उसमें आपको जो जो रैंकिंग दे रखी है वो करने की ज़रूरत नहीं है इतना डिटेलिंग में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रैंकिंग करते हैं, बहुत सारे। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब आप उसको याद करने बैठेंगे तो सिर्फ उतना ही याद कर पाएंगे।
ये सिर्फ मेंस वालों के लिए बता रहा हूँ। ये क्यूएस वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये आपको प्रीलिम्स वालों को भी याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी याद रखना है, बट मेंस वालों के लिए बता रहा हूँ। बॉम्बे, दिल्ली एंड मद्रास आईआईटीज आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जिनको हमने इंस्टीट्यूट ऑफ, कभी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का या एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन है तो हम कह सकते हैं कि जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दे रखा है और जो एक्स्ट्रा फंडिंग ले रहे हैं सेंट्रल फंड से, उनको भी ताकि वो ग्लोबल रैंकिंग में राइज कर सकें, और हमेशा हर साल बर साल सेवरल प्लेसेस ड्रॉप ही हो रहे हैं। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आ जाए, या हमें वेस्ट और ईस्ट की सिंक करनी चाहिए कि एजुकेशन, या हमें बाहर के टीचर्स को यहाँ लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, कि स्टूडेंट्स ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, यहाँ से पढ़ के वहाँ जा रहे हैं या वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें ये एग्जांपल आप दे सकते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है जिनको हम फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तब भी ड्रॉप हुए जा रहे हैं विद एवरी ईयर। ठीक है। अगर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में और कुछ पता करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको डाउट अगर ये हो कि अभी भी कुछ रूलिंग्स, मतलब कुछ हुआ था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पैसे दिए जा रहे थे, कि फिर क्यों आप बता रहे हो ऐसा, तो आप मुझसे डाउट्स अगर आपको है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं नोट्स में, फिर मैं आई क्लियर कि क्या है क्या नहीं। अभी तो फिलहाल जितना मैंने दिया उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको कोई डाउट ऐसा है कि अब उनको उन्होंने अलाउ कर दिया क्या नहीं कर दिया, कुछ कुछ जगह करते हैं, वो पॉलिटिकल सेटिंग्स हैं, बेसिक रूल्स क्या आए थे वो ये आए थे, आपको फिर भी पता करना है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। उसके बाद थोड़ा सा ये हूतीज़ का मैं आपको बता देता हूँ, एंडिंग द वॉर इन यमन क्या है क्या नहीं, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। प्रीलिम्स वालों को सिर्फ इतना याद रखना है हूतीज़ है कहाँ पे, यमन में है, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एक ये कभी भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस में भी, बट अब इंटरव्यूज़ नज़दीक होते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक वो बता देता हूँ ओवरव्यू। क्या है, जो बिडेन ने कह दिया कि सऊदी अरेबिया को वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। सऊदी अरेबिया, बाकी जो अरेबिक नेशंस हैं, इसराइल, दे आर अगेंस्ट, क्योंकि सऊदी इज़ बेसिकली सुन्नी स्टेट, मुस्लिम्स जो एक सुन्नी होते हैं, शिया होते हैं। तो जो ईरान है वो शिया स्टेट है और जो सऊदी है वो सुन्नी स्टेट है। और इसराइल तो वैसे ही ईरान के खिलाफ है, ईरान का साथ थोड़ा बहुत देता है, तो आजकल टर्की देता है। तो इसलिए ना इन दोनों की अपने वर्चस्व की फाइट होती है कि हम ज़्यादा कहाँ पे कितनी कंट्रीज़ को अपने साथ कर सकते हैं, वो कहता है कि मैं कितनी कंट्रीज़ को साथ कर सकता हूँ। तो सऊदी बेसिकली क्या करता है कि वो चाहता है यमन में गवर्नमेंट रहे उसी के आदमी की, और वहाँ पे जो हूती की ग्रुप है, हूती ग्रुप को बैक कर रहा है, क्योंकि फंडिंग तो चाहिए ना, तो हूती ग्रुप को बैक कर रहा है ईरान। ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है, हर जगह ऐसी ही लड़ाई है, ईरान जहाँ जिनको सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट वालों को वो सपोर्ट करने लग जाते हैं सऊदीज़। तो अब उन्होंने कह दिया यूएस ने कि भैया अब मैं आपको कोई भी सपोर्ट नहीं दूंगा। उन्होंने हूतीज़ को भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटा दिया है, टू मेक गुड कॉन्टैक्ट्स विद ईरान बेसिकली। ठीक है, उनके लिए यमन कोई चीज़ नहीं है, बट उनको गुड कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं ईरान के साथ। क्योंकि 2015 में सऊदी अरेबिया, यूएई और उनके एलीज ने उन्होंने उनको क्लियरली डिफाइन कर लिया भाई हमें हूतीज़ को हटाना है। बट उन्होंने क्या करा, अब आज सिचुएशन क्या है कि चलिए उनकी एक तरक्की, उन्होंने एक सफलता थी, सक्सेस हुआ उनका कि हूतीज़ जो है नॉर्थ वेस्ट में ही रह गए और ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। मगर जो सऊदी ने गवर्नमेंट जिसको बैक किया था वो भी अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाई, क्योंकि जो साउथ यमन है वहाँ पे भी एक दूसरी गवर्नमेंट बन गई है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये भी प्रीलिम्स वाले लिख लीजिए, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल आएगा तो वो यमन से रिलेटेड है। उसको सपोर्ट कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यूएई ने अब हटा लिया सऊदी लेड कोलिशन से। आपस में भी अब वो थोड़ा सा डिस्प्यूट आ गया है। और उसमें देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी बनती है कि हमें मल्टीपोलर कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हो रहा है, हमें पता है उसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल है, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, लेने ही पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों बोला है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जबकि मैंने कल बोला था आपको लेक्चर में कि देखिए जब वो रैंकिंग्स की बात आ रही थी कि वो हमारे उसमें क्यों घुस रहे हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है, चाहे हिंदुत्व की लड़ाई हो चाहे किसी भी धर्म की लड़ाई हो रही हो। देखिए क्या होता है, आप सोचेंगे मैं डबल स्टैंडर्ड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने कहा कि यूएस को क्या मतलब है, अब मैं यमन को लेके कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल वालों को स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। देखिए क्या होता है कि कभी भी क्वेश्चंस को आपको इस सिचुएशन को समझना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी डेली डे टू डे रूटीन, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जिनोसाइड ना हो रहा हो, मौतें ना हो रही हों, कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट ऐसा ना पड़ रहा हो कि जिसमें बहुत मासूम लोगों को मारा जा रहा हो, या तो जैसे सूडान में हुआ था, या अगर आपने बहुत स्टेट्स देखेंगे ऐसा जहाँ पे इराक में जो हो रहा था हाल हुआ था, जो सीरिया में हाल हुआ था, वैसा कोई सिचुएशन नहीं है इंडिया में। इंडिया इज़ अ वेरी सेफ कंट्री, वेरी सक्सेसफुल कंट्री। यहाँ पे जो चल रहा है वो भी एक मीडिया का या कोई भ्रम फैलाने वाला
और इतना एक लेवल पे नहीं हो रहा है। आज ऐसा नहीं है कि अगर हम चल रहे हैं तो हमें पता है कि यार डर लगता है कि यार कहीं बम ना गिर जाए या कहीं पे हमारे पे कोई सामने वाला राइवल ग्रुप जो है वो अटैक ना कर दे। दो मैं मानता हूँ दिल्ली में भी वायलेंस हुई थी, वो उधर भी वायलेंस हुई थी, कम्युनल वायलेंस। ये कम्युनल वायलेंस तो भैया यूएस वालों को देखो भैया, उनके काले और गोरों में रोज़ होती रहती है। वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। कई एरियाज़ ऐसे अमेरिका में, मुझे पता है, मैं गया था तो कि आप वो कुछ एरियाज़ में तो जा ही नहीं सकते। तो ये नहीं है कि आप कहीं सोचें कि मैं उधर इंटरनेशनल लेवल की कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ, इधर मैं पार्टिसिपेट करने को मना कर रहा हूँ। जब जब ज़रूरत होगी आई लेट यू नो, बट अपना थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा कि हर जगह सिचुएशन ऐसे नहीं होती। उसके बाद एक पेज 10 पे था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसका एक बारी थोड़ा सा देखिए, ये मल्टी मॉडल है। मतलब जैसे सपोज आपने इंडिया से भेजा तो शिप से जाएगा ईरान, ईरान से फिर रेल पे, फिर वो दोबारा रोड रूट लेगा, फिर वो ऐसे रूट लेगा। ठीक है, ये इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच में है। इसको अगर देखा जाए तो बेसिकली एक्सेसिबल बनाना है हमने सेंट्रल एशियन नेशंस को, लैंडलॉक्ड है जो। जो करंट प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट किसने किया था? रशिया, इंडिया और ईरान ने किया था 2000 में, और ये अग्रीमेंट साइन हुआ था 2002 में। अब इसके 13 मेंबर स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स याद रखिएगा, इंडिया, ईरान, रशिया, अज़रबैजान। ये थोड़े से नोट्स बना लीजिए प्लीज़। बल्गेरिया को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है। इंडिया क्या चाह रहा है कि चबाहार पोर्ट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। ठीक है, अभी बेसिकली क्या है कि जो पोर्ट इसमें इंक्लूडेड है वो है बंदर अब्बास। उसमें चबाहार पोर्ट जो हमने डेवलप किया है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें जो पोर्ट इंक्लूडेड है जो इंडिया से ईरान माल जाएगा वो बंदर अब्बास है। तो इसलिए वो इंडिया कह रहा है कि देखिए, ये मैं आपको एक सेकंड ये रूट दिखाता हूँ क्या है। ये रूट ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है तो स्टैंडर्ड रूट है कि हम कैसे रेड सी से होते हुए ऐसे घुमा के माल जाता है। उन्होंने ये रेड लाइन वाला प्रपोज किया है। मगर जो इंडिया से ईरान जाएगा ना वो वाया बंदर अब्बास जाएगा, फिर वहाँ से अज़रबैजान, फिर ऐसे ऐसे करते हुए रशिया जाएगा। इंडिया ने कहा है कि भैया आप एक काम करिए, इसमें ना एक ये जो आपने निकाली है लाइन तो ठीक है, एक ना इसकी ईस्ट कॉरिडोर बना दीजिए जिसमें वो चबाहार जाएगा, चबाहार से वो अफगानिस्तान जाएगा, और इस वजह से वो वहाँ से हम उज़्बेकिस्तान को भी टच कर सकते हैं, ताशकेंत को। तो इसलिए उन्होंने प्रपोज किया है कि इसलिए वो कह रहा है कि चबाहार को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। और दूसरा जो है, इसमें आप देखेंगे मेंबर्स में इसमें ना तो हमने अफगानिस्तान है, ना ही इसमें उज़्बेकिस्तान है। तो उसने कहा इस अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर लीजिए। बेसिकली हमारा मतलब है उससे, ताकि हमारी अफगानिस्तान से ट्रेड हो सके। और उसके बाद एक यूएस सेंक्शन के ऊपर था, मतलब तेहरान के पेज 14 पे, एज ईरान रूपी रिजर्व्स। बेसिकली इसमें क्या है कि ईरान, अभी तक क्या होता था कि ईरान से हम ऑयल खरीदते थे। तो ईरान क्या करता था, हम ऑयल की पेमेंट ईरान नहीं भेजते थे क्योंकि उस वो यूएस डॉलर में डील नहीं कर सकता है और हमारे पास ईरानियन करेंसी नहीं है अपने रिजर्व्स में। वो क्या करता था, अपने रुपए हमारे हिंदुस्तान के बैंक्स में रखवा देता था। वो कहता था कि मैं ये पैसा अपने आप यूज़ कर लूँगा जब मैं आपके यहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट करूँगा। समझ रहे हैं? सपोज़ कीजिए आपने एक माल भेजा दिल्ली से बॉम्बे, और बॉम्बे वाले ने आपको पैसे भेजे थे। आप कहते हो बॉम्बे वाले को, नहीं पैसे तू वहीं रख दे अपने पास ही, मैं तेरे से क्या होगा, मुझे बॉम्बे से ना 4-5 आदमियों से सामान मंगवाना है, मैं उनसे सामान मंगवा लूँगा, तो उनको पेमेंट कर दियो। ऐसे हुआ करता था। तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स थे, जो बेसिक चीज़ें हैं, राइस, शुगर, टी जो जाया करता था, वो लोग क्या करते थे, जो हिंदुस्तान से वो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे ईरान, तो ईरान क्या करता था, उसने अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे यूको बैंक में और आईडीबीआई बैंक में, कि भैया मैंने हिंदुस्तान गवर्नमेंट को तेल भेजा हुआ है, मेरे पैसे उस अकाउंट में पड़े हैं, वहाँ से ले लीजिए। मगर अब क्या हो रहा है कि 2019 तक तो यूएस ने वेवर दे रखा था कि हम तेहरान से ऐसे ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, बट उसके बाद उसका वो एक्सपायर हो गया। अब क्या हुआ है, 22 महीने से हमने ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ईरान का जो अकाउंट में जहाँ पे हम पैसे जमा कराते थे, अब उसमें जमा होने बंद हो गए हैं। अब जमा तो होने बंद हो गए, निकल तो रहे थे क्योंकि एक्सपोर्ट हो रही थी। तो इस वजह से अब क्या है कि ईरान के जो यहाँ रिजर्व्स थे, रुपए पड़े थे, वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी अब ईरान के साथ जो है, जो एक्सपोर्ट है वो dwindle हो रही है। अब हम उनको बेसिक्स आइटम जो हैं, जैसे बेसिक कमोडिटीज़ जिसको कहते हैं राइस, शुगर, टी, अब हम उनको एक्सपोर्ट होने में दिक्कत आएगी, और अगर जिस दिन ये पूरा ख़त्म हो गया तो बंद हो जाएगी। तो थोड़ा-सा ये अगर इंटरनेशनल रिलेशंस या यूएस की सैंक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या कैसे एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्रीज़ को डोमिनेट कर सकती है, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं पॉइंट। तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। होप यू हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए प्लीज़।